India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के मुजफ्फरनगर छात्र थप्पड़ कांड में संबंध के अंदर एक्टिविस्ट तुषार गांधी द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए छात्रों में समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुत्व जैसे संवैधानिक मूल्यों को विकसित करने के महत्व को रेखांकित किया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य इस तथ्य की अनदेखी नहीं कर सकता है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का अंतिम उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे सही मायने में अच्छे नागरिक बने, जो भारत के संविधान के लोकाचार और मूल्यों के बारे में जागरूक हो। राज्य को इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, खासकर जब हमने अपने संविधान के अस्तित्व के 75 साल पूरे कर लिए हैं। हम राज्य को उचित निर्णय लेने के लिए 1 महीने का समय देते हैं और इस हलफनामे के रूप में रिकॉर्ड पर रखने के लिए 6 सप्ताह का समय देते हैं। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सवाल किया है कि यूपी सरकार ने 25 सितंबर 2023 के अपने आदेश के पेज 4 के दूसरे पैराग्राफ में बच्चों के संवैधानिक मूल्य के महत्व को विकसित करने के पहलू पर अपने निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया। अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को 6 सप्ताह के भीतर हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल होंगी। आरटीआई अधिनियम की धारा 17(1) का सख्ती से अनुपालन करने के लिए सभी स्कूलों को निर्देश जारी करने के लिए नियम जो उठाए गए कदम है, जो बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न से रोकता है। नंबर 2, अभिभावकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र को प्रचारित करने और उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रयास। नंबर 3, नियम 5 के उपनियम 3 का जो कार्यान्वयन जो स्थानीय अधिकारियों को स्कूलों में जाति, वर्ग, धार्मिक या लिंग भेदभाव को रोकने के लिए बाध्य करता है। इसके अतिरिक्त अदालत ने जमीनी स्तर के स्कूलों में नियमित अभिभावक शिक्षक बैठकों को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों पर राज्य से सवाल भी किया है। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने किसानों को अस्थायी रूप से विरोध स्थल बदलने और राष्ट्रीय राजमार्ग को सुचारू यातायात के लिए खाली करने या अस्थायी रूप से अपना आंदोलन स्थगित करने के लिए मनाने पर सहमति व्यक्त की है। और कोर्ट में मौजूद समिति के सदस्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि समिति इस प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक में प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लेगी और एक रिपोर्ट दाखिल करेगी। कोर्ट ने पंजाब और केंद्र सरकार से आंदोलनकारी नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल को उचित मेडिकल सहायता सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया है, जिनकी तबियत आमरण अनशन के कारण बिगड़ने की खबर है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुयान की खंडपीठ के दल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में चिंता व्यक्त की और कहा कि उन्हें अपना अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना मेडिकल सहायता दी जानी चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ को सीनियर नागरिक दल्लेवाल के अनशन के बारे में समाचार पत्रों की रिपोर्ट सौंपी गई। पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरविंदर सिंह ने सुझाव पर सहमति जताई, लेकिन कहा कि बल प्रयोग से अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। जस्टिस कांत ने एजी से कहा है कि उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना तुरंत मेडिकल सहायता प्रदान की जानी चाहिए और कृपया सीधा संवाद और संचार करें। उनका जीवन आंदोलन से ज्यादा कीमती है। वे नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं और अन्य किसानों को आपका समर्थन करना चाहिए। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पंजाब सरकार और केंद्र का ये कर्तव्य है कि
वे दल्लेवाल को पर्याप्त तत्काल मेडिकल सहायता प्रदान करने के लिए सभी शांतिपूर्ण उपाय करें। उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना जब तक कि उनकी जान बचाना जरूरी न हो। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट द्वारा 14 अक्टूबर को पुलिस को दिए गए निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें महिला अभिनेताओं द्वारा मलयालम सिनेमा उद्योग में उनके साथ हुए दुर्व्यवहार के बारे में जस्टिस हेमा समिति को दिए गए बयानों पर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक रूप से पूछा कि पीड़ित गवाह कैसे कह सकते हैं कि राज्य द्वारा मामले दर्ज किए जाने के बाद वे जांच में सहयोग नहीं करेंगे कि मामला जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ के समक्ष था। 14 अक्टूबर को ये आदेश में जस्टिस ए.के. जयशंकर नाबियार और जस्टिस सी.एस. सुधा की विशेष पीठ ने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए कहा है कि जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में गवाहों के बयानों से संज्ञेय अपराधों के होने का पता चलता है, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 173 संज्ञेय अपराध के होने के बारे में सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज करने का प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सूचना माना जा सकता है। इसने जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को बीएनएसएस की धारा 173 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 14 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ फिल्म निर्माता सजिमोन पराइल, एक मलयालम फिल्म अभिनेत्री जिन्होंने जस्टिस हेमा समिति के समक्ष गवाही दी, और एक अन्य मलयालम अभिनेत्री ने हाल ही में याचिका दायर की है, द्वारा 3 याचिकाएं दायर की गई है। बता दें आपको कि पिछली एसएलपी में नोटिस जारी नहीं किया गया। पहली एसएलपी पर 23 अक्टूबर और दूसरे एसएलपी पर 11 नवंबर को जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की पीठ ने नोटिस जारी किए थे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री और 5 बार के विधायक रह चुके करण सिंह दलाल और हरियाणा विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला द्वारा चुनाव में इस्तेमाल की गई ईवीएम की जांच और सत्यापन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि मामले को उचित बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाए। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पी.बी. वराले की बेंच ने आदेश पारित किया और अंतरिम राहत की प्रार्थना पर विचार करने से इनकार कर दिया। आदेश इस प्रकार लिखा गया है। बता दें आपको कि हमारी समझ से इस याचिका के माध्यम से दावा किया गया है कि राहत के लिए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में पारित 26 अप्रैल 2024 के निर्णय के अनुसार इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की कार्यान्वयन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार रजिस्ट्री उचित आदेश पारित करने के लिए माननीय सीजीआई के समक्ष कागजात प्रस्तुत कर सकती है कि क्या इस याचिका को उसी पीठ के समक्ष या किसी अन्य उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित हुए और तर्क दिया कि ईवीएम वीवीपैट निर्णय के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं जिन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में दूसरे सबसे अधिक वोट प्राप्त किए हैं उसको केवल मशीनों की जांच और सत्यापन के लिए शिकायत करने की आवश्यकता थी। उन्होंने आग्रह किया कि निर्णय का विचार ये था कि ईवीएम मेमोरी रिकॉर्डिंग वोटों को देखा जाए, फिर भी ईवीएम की 4 इकाइयों की मेमोरी मिटा दी जाती है और फिर ये जांचने के लिए मॉक पोल आयोजित किया जाता है कि कोई मशीन ठीक से काम कर रही है या नहीं। याचिका में चुनाव आयोग को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के फैसले के अनुसार ईवीएम की 4 घटकों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट की मूल जली हुई मेमोरी माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए ज्ञापन बनाने के निर्देश देने की मांग की गई।
आवंटन प्रक्रिया में मनमानी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा मेडिनोवा रीगल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या MRCHS के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर्स को आवास सुविधाएं प्रदान करने के लिए किए गए भूमि आवंटन रद्द किए हैं और ऐसा करते हुए न्यायालय ने राज्य द्वारा भूमि के वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, जहां पर इसे एक बहुमूल्य सामुदायिक भौतिक स्रोत के रूप में मान्यता प्राप्त है। अदालत ने टिप्पणी की है, भूमि समुदाय का बहुमूल्य भौतिक संसाधन है, इसीलिए राज्य से कम अपेक्षित है वह है इसके वितरण में पारदर्शिता। इसीलिए हमारी राय है कि MRCHS के पक्ष में आवंटन में पूरी तरह से मनमानी हुई है और साथ ही जहां तक वर्तमान अपीलकर्ता का सवाल है भूखंड आवंटन के लिए, उसका मामला एक जैसा मामला है और जिस पर अधिकारियों द्वारा अभी निर्णय लिया जाना है, लेकिन MRCHS के पक्ष में भूखंड का आवंटन उचित नहीं है क्योंकि ये प्रक्रिया के साथ साथ पात्रता मानदंडों का भी उल्लंघन करता है। जस्टिस सुधांशु दुलिया और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने प्रस्तावित वैभव सहकारी आवास सोसाइटी लिमिटेड द्वारा दायर अपील पर सुनवाई की, जिसमें बॉम्बे हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती दी गई जिसमें राज्य सरकार द्वारा MRCHS के पक्ष में टाटा मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर्स के लिए आवास सुविधा के निर्माण के लिए किए गए भूमि आवंटन को बरकरार रखा गया, जिससे वे अपने कार्यस्थल के लिए निकट ही रह सके। अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की मांग करते हुए तर्क दिया कि MRCHS के पक्ष में किया गया आवंटन यानी कि भूमि आवंटन स्थापित प्रक्रिया और पात्रता मानदंडों का पालन किए बिना अनुचित था। देवताओं के VIP दर्शन प्रदान करने के लिए मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को रोकने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जनवरी 2025 में विचार करेगा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच देश भर के मंदिरों द्वारा लगाए जाने वाले VIP दर्शन शुल्क को खत्म करने की मांग वाली रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुछ ऐसी खबरों पर आपत्ति जताई जिसमें पिछली सुनवाई को गलत तरीके से पेश किया गया। मामले की सुनवाई अब 27 जनवरी 2025 को होगी। याचिका में कहा गया कि वे अतिरिक्त VIP दर्शन शुल्क के तहत मंदिरों में विशेष या त्वरित प्रदर्शन प्रदान करने के प्रथा अनुच्छेद 14 और 21 के तहत गुणवत्ता सिद्धांत का उल्लंघन है, क्योंकि यह उन भक्तों के साथ भेदभाव करता है जो कि ऐसे शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं। याचिका में कहा गया कि मंदिर के देवताओं तक अधिक नजदीकी और कुशल पहुंच प्राप्त करने के लिए 400 से 500 रुपए तक का अतिरिक्त शुल्क वसूलना उन आम भक्तों के प्रति विचार नहीं करता जो कई शारीरिक और वित्तीय बाधाओं का सामना करते हैं। ऐसे में VIP प्रवेश शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ हैं और वंचित भक्तों में महिलाओं, विकलांगों और व्यक्तियों के साथ ही सीनियर नागरिकों को अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिका में मांग की गई है कि एक समानता और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करते हुए VIP दर्शन शुल्क को समाप्त किया जाए। दूसरा ये कि सभी भक्तों के साथ समान व्यवहार करने का निर्देश दिया जाए। तीसरा ये कि मंदिर में समान पहुंचने और पहुंचे निश्चित करने के लिए संघ द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया SOP तैयार की जाए। चौथा कि मंदिरों के प्रबंधन से संबंधित मुद्दों की देखरेख के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट में पुष्पा 2 से जुड़े हुए विवाद को लेकर नामपल्ली कोर्ट ने एक्टर अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बता दें आपको कि अल्लू अर्जुन को उनके खिलाफ दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। सरकारी वकील ने अदालत को सूचित किया कि अभिनेता समेत कुल 7 लोगों को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया था और रिमांड रिपोर्ट के अनुसार सभी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अल्लू अर्जुन पर गैर इरादतन हत्या का आरोप है। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील ने बताया कि अभिनेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर कानूनी सलाह ली जा रही है। वहीं अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया। तेलंगाना हाईकोर्ट की न्यायाधीश जुवड्डी श्रीदेवी की अदालत में अल्लू अर्जुन मामले में सुनवाई के
दौरान कोर्ट ने सवाल पूछा कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पर सरकारी वकील ने रिमांड रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि 2 दिन पहले कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद बचाव पक्ष के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उन्हें आज टेलीफोन पर निर्देश मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि आरोपी अभिनेता अल्लू अर्जुन को भी रिमांड पर लिया गया है। हैदराबाद के संध्या थिएटर और पुलिस प्रशासन के बीच अभिनेता अल्लू अर्जुन के आने को लेकर विवाद खड़ा हो गया था और थिएटर प्रबंधन ने दावा किया कि उन्होंने अभिनेता के आगमन से 2 दिन पहले ही पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी। थिएटर प्रबंधन का कहना है कि पुष्पा 2 के प्रचार के दौरान अल्लू अर्जुन के आने की जानकारी उन्होंने लिखित रूप से पुलिस को दी थी। इसके बावजूद पुलिस ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया और अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के तरीके पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन्हें ब्रेकफास्ट भी खत्म नहीं करने दिया और सीधे बेडरूम से उन्हें गिरफ्तार कर ले गई। यहाँ तक कि उन्हें कपड़े बदलने तक का भी मौका नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में जमीन विवाद मामले पर सुनवाई हुई। आत्मा राम प्रकाश बनाम सुनीता यादव मामले में जुड़े हुए भूमि विवाद से संबंधित ये पूरा मामला है। बता दें आपको कि जो मूल रूप से आबादी के रूप में दर्ज था और लेकिन 1975 से 76 में कृषि पट्टे के रूप में दिया गया था। यूपी की धारा 157 AA 4 का अनुपालन किए बिना 2013 में जमीन बेच दी गई थी और जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 2016 में कलेक्टर द्वारा बिक्री विलेख को शून्य घोषित कर दिया गया था। लेकिन अतिरिक्त आयुक्त ने 2017 में इसे पलट दिया। याचिकाकर्ता गांव सभा सदस्य ने आदेशों को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। अदालत ने याचिका को सुनवाई योग्य माना और विवादित आदेशों पर रोक लगा दी और पक्षों को अगली सुनवाई तक यानी कि अगली कार्रवाई तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया। मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर दृष्टि। क्या जानकारी है आपके पास? ये केस है आत्माराम प्रकाश वर्सेस सुनीता यादव का। ये केस बेसिकली एक लैंड आर्गुमेंट के बारे में है जिसका अर्जी नंबर 402 KA है। ये लैंड 1975 से 76 तक एक एग्रीकल्चर लीज में थी और 2013 में ये लैंड बेच दी गई थी श्री राम जी को। बट जो यूपी ज़मींदारी अबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 का है, उसका सेक्शन 157 सब क्लॉज AA का सब क्लॉज 4 को कंप्लाई नहीं किया गया था, जिसके लिए कलेक्टर ने ऑब्जेक्शन रेज किया था। बट एडिशनल कमिश्नर ने ये ओवरटर्न कर दिया गया था। फिर एक गांव का सदस्य था, उसने ये रिट पिटीशन फाइल करी थी कोर्ट में और कोर्ट ने फिर रिट पिटीशन मान ली गई थी। फिर इसमें कार्रवाई जारी थी और कोर्ट ने SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को भी साइड करके ये बोला था कि एक जो भी रिट पिटीशन फाइल करता है उसकी लोकल स्टैंडाई अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए है तो वो मेंटेनेबल रहेगी। और आज की डेट में ये केस खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दृष्टि। आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर का रुख करते हैं। पत्नी की आत्महत्या से संबंधित मामले में एक पति को आरोप मुक्त करते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराने के लिए केवल उत्पीड़न प्राप्त नहीं है। ये उत्पीड़न सिर्फ पर्याप्त नहीं है, ये बात कही है न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की पीठ ने कहा है कि केवल उत्पीड़न के आरोप तब तक पर्याप्त नहीं है जब तक कि आरोपी की हरकतें इतनी मजबूर न हो कि पीड़ित को अपनी जान लेने के अलावा कोई विकल्प न दिखे। इस तरह की हरकतें आत्महत्या के समय के करीब ही होनी चाहिए। संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि आत्महत्या के लिए उकसाना आखिर क्या होता है। Amendment to
सुसाइड अंडर सेक्शन 306 आईपीसी में किसी को अपनी जान लेने के लिए जानबूझकर प्रवोक, मदद या एनकरेज करना शामिल है। इसमें क्लियर इंटेंट, एक्यूज की एक्शंस और सुसाइड के बीच डायरेक्ट लिंक का होना जरूरी है और ये प्रूव करना जरूरी है कि एक्यूज ने एक्टिवली एक्ट में इन्वॉल्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ये कहा है कि सिर्फ हरासमेंट के बेसिस पर सेक्शन 306 आईपीसी के अंडर अबेटमेंट टू सुसाइड के लिए कन्विक्शन नहीं हो सकता। इसके लिए क्लियर इंटेंट और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट प्रूव होना चाहिए। जयदीप सिंह प्रवीण सिंह छावड़ा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हस्बैंड को अपनी वाइफ के सुसाइड में अबेटमेंट का आरोप लगाने वाले केस में डिस्चार्ज कर दिया। कोर्ट ने यह एम्फसाइज किया कि सिर्फ हरासमेंट को देखकर किसी को अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में गिल्टी नहीं बनाया जा सकता। कन्विक्शन के लिए एक्यूज की एक्टिव रोल में इन्वॉल्वमेंट और सुसाइड को प्रोवोक या इंस्टिगेट करने के लिए उसकी एक्शंस का डायरेक्ट लिंक होना जरूरी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.